आज हम लोगों के बीएसटी का फर्स्ट क्लास होगा, क्लास 1। और बीएसटी में हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना है और बिजनेस स्टडी होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। वैसे क्लास 11th में आप बीएसटी पढ़ ही चुके हैं और हम लोग क्लास 12th में बीएसटी का आज पहला क्लास लेंगे। और बीएसटी में आपका सिलेबस में देखें तो 12 यूनिट है टोटल। आपके सिलेबस में 12 यूनिट है बीएसटी में। तो थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं। बीएसटी अगर बात करेंगे तो बीएसटी को दो पार्ट में बांटा गया है। इसका हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में सिलेबस बना देंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो यूनिट जो है 1 से लेके 8 तक मिलेगा। 1 से 8 तक यूनिट पार्ट ए का है। और यूनिट 9, 10, 11 और 12 जो है वो पार्ट बी का है। अगर कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में यूनिट 13 भी है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में यूनिट 13 भी है ये, लेकिन केवल बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। झारखंड बोर्ड को, जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका 1 से लेकर 12 तक ही पढ़ना है। अब ये जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज़ का, बिजनेस स्टडीज़ का फुल फॉर्म, ये बीएसटी को शॉर्ट में वो बोलते हैं लेकिन लॉन्ग में उसका फुल फॉर्म हो जाता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ का मतलब होता है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़। आपको बिजनेस एक्टिविटी के बारे में स्टडी करना है इसमें। तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटी है, तो कुछ क्लास 11th में आप बीएसटी में पढ़ चुके थे। बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पढ़े थे कि किस तरह से बिजनेस चलाते हैं, कितने तरह से बिजनेस चलता है, बैंक में पैसा कैसे जमा करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में पढ़े। अब इस बार जो हम लोगों को पढ़ना है खास करके वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट। यूनिट पार्ट ए में पूरा जो पार्ट ए है उसमें पढ़ना है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट और उसका फंक्शन पढ़ना है आपको पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए के अंदर आपको पढ़ना है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, प्रबंध एवं उसके कार्य, प्रबंध एवं उसके कार्य पढ़ना, याद रखिएगा। प्रबंध एवं उसके कार्य। ये 23-24 लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग, 24-25 में भी सेम सिलेबस है, पढ़ना तो सेम ही है, ठीक है। बीएसटी किसी भी साल का, अब हर साल ये नोट्स नहीं ना बनेगा, नोट्स तो सेम ही रहता है और नोट्स में कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। जो बुक है ये पूरा बुक ही का नोट्स है, इसलिए कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बीएसटी में खास करके चेंज नहीं होगा। तो यूनिट 1 से 8 तक जो यूनिट है जिसको पार्ट ए बोलते हैं, ये मैनेजमेंट का पोर्सन है। कौन सा पोर्सन है? मैनेजमेंट का पोर्सन है ये मैनेजमेंट का पोर्सन है। और हम लोग ये मैनेजमेंट में जो चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का पार्ट ए के अंदर यूनिट 1 या चैप्टर 1 बोलिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। क्या है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्योंकि पार्ट ए के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उसमें हम लोग जो बेसिकली अभी देखेंगे यूनिट 1 का, पार्ट ए के अंदर जो यूनिट 1 है उसमें फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट का नेचर क्या है और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रबंध की प्रकृति एवं प्रबंध का महत्व, इसको महत्व बोलते हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं कि क्या प्रकृति है वो पढ़ना है और क्या महत्व है मैनेजमेंट का ये पढ़ना है हम लोगों को इसके अंदर। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के डेफिनेशन की। मैनेजमेंट होता क्या है, तो देखिए मैनेजमेंट क्या होता है उसको जानने से पहले एक बार एक क्लास हम लोग पूरा कहानी समझ लेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, आखिर क्यों मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत है। जब तक कहानी को नहीं समझेंगे तब तक मेरी बात को समझने में आपको टाइम लगेगा। मैनेजमेंट का नीड क्या है, तो याद रखिएगा मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग और कुछ नहीं। मैनेजमेंट में एक ही काम किया जाता है, डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। प्रबंध का कार्य निर्णय लेना है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। प्रबंध का कार्य क्या है? निर्णय लेना है। डिसीजन लेने का काम ही मैनेजमेंट कहलाता है। अब क्या डिसीजन लेंगे, तो बोलता है बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो मैनेजमेंट होगा। बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। कि बिजनेस एक्टिविटी यानी बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं उससे संबंधित अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। अब एग्जाम्पल समझिए,
क्या लगता है कि एक छोटा बिजनेस और एक बड़ा बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? एक छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आप लोग ये वर्ड सुने भी नहीं होंगे। कहीं सुने होगा कि मैनेज कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का इस्तेमाल छोटे बिजनेस में नहीं होता है। मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल बड़े बिजनेस में होता है। एक राशन का दुकानदार से हम तुलना करके आपको बता देते हैं कि एक राशन का दुकानदार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्टाफ 500 कस्टमर को अपना सामान बेचता होगा और 4-5 स्टाफ उसके पास रहता होगा। अब 4-5 स्टाफ उसके पास है और 500 कस्टमर को सामान बेच रहा है, लेकिन दिन भर हिसाब रखने में टेंशन में है, हिसाब परफेक्ट नहीं रख पा रहा है। अच्छा, जो 5 स्टाफ है उसके भरोसे दुकान छोड़ के जाने का हिम्मत भी उसको नहीं है। उसको लगता है कि छोड़ के जाएंगे कि मेरा स्टाफ मेरा कुछ कर लेगा, कोई सामान निकालेगा। सोचिए कि 4 स्टाफ है और 500 लोगों का बेचते हैं, इतना हिम्मत नहीं है कि आप 10 दिन दुकान अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दीजिए। एक है ये बिजनेस और एक है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जहाँ जहाँ ब्रांच खोल के बैठा है, क्या खुद जाता है? नहीं, वो अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया है। उसका सारा का सारा बिजनेस उसका स्टाफ देखता है। तो जब स्टाफ के भरोसे आप अपने पूरे बिजनेस को छोड़ दिए हैं, वहाँ पे मालिक का कोई रोल ही नहीं है। पूरा का पूरा बिजनेस जो है स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये बात समझिएगा, पूरा का पूरा बिजनेस जो है स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया गया है। वहाँ कोई मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता है, जहाँ लाखों कस्टमर्स को डील किया जाता है। ये बिजनेस का पैटर्न है। तो दो बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस। छोटा बिजनेस छोटा ही रह जाएगा जब तक वो अपने यहाँ मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रबंध का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में, आपके बिजनेस को डेवलप करने में। इसीलिए जो बड़े बिजनेस होते हैं और छोटे बिजनेस भी होते हैं, वो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैनेजमेंट अगर हम खुद नहीं कर सकते, अगर हमको अभी अपना ट्यूशन डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत आगे बढ़ाना है, हमको भी ऑनलाइन क्लास को बहुत बड़ा फैलाना है, पूरा हम चाहते हैं कि झारखंड, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह मेरा कोर्स बिके। इसके लिए हमको मैनेजमेंट करना होगा। अब हम जो मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक है उसको लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते तो हैं, लगा रहे हैं, जितना सक्सेस हो पा रहे हो रहे हैं, लेकिन अकेले संभव नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट अकेले नहीं होता है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है। अब हम अकेले कितना मैनेज करेंगे, थक जा रहे हैं मैनेज करते हुए, हम नया सोच नहीं पा रहे हैं। अगर हमें एक टीम मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, जो हम 3-4 लोगों का, और हम लोग चारों लोग मिलके अगर ग्रोथ के लिए सोचेंगे, तो हमको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट इस दुनिया में लोग अपने नहीं करता है, खुद नहीं कर पाता है, क्योंकि खुद उसके पास समय नहीं रह पाता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए लोग बंदा को हायर करता है। किस बंदे को? जो एमबीए कर किया हुआ होता है। एमबीए किया हुआ कोई बंदा को हम हायर करेंगे, या तो भाई सैलरी में रख लेंगे, या तो उसको हम लोग फी दे देंगे। लेकिन एमबीए किए हुए बंदे के पास जाएंगे, अपने बिजनेस के पूरे परफॉर्मेंस, बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, और उससे राय लेंगे कि सर आप बताओ कि आप चूंकि एमबीए मास्टर हो, एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है चलाना, अब बिजनेस मतलब व्यवसाय। इसका मतलब वैसा व्यक्ति जो बिजनेस को चलाने में मास्टर हो, एमबीए है। एमबीए का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो बिजनेस को चलाने में मास्टर हो, वो क्या है? एमबीए। तो अगर कोई व्यक्ति एमबीए कर लेता है, तो इसका मतलब बिजनेस को चलाने में क्या है? मास्टर हो गया। वो एक्सपर्ट हो गया बिजनेस को चलाने में, उसको बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो बिजनेस को चलाने में मास्टर हो गया है, एमबीए कर लिया है, उस व्यक्ति के पास हम जाएंगे और सलाह लेंगे उससे कि हम कैसे अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। उसके पास बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक है जो हमको देगा, और हम अपने बिजनेस को में अगर उसको लागू करते हैं तो मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो ये है मैनेजमेंट का पावर, ये है मैनेजमेंट का पावर। अब चलते हैं, पुराने ज़माने में मैनेजमेंट किसको बोलते थे? तो पुराने ज़माने में मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर, जो व्यक्ति इस काम को करता है उसका नाम होता है मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है। मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है, हर काम को मैनेज करता है। तो जो व्यक्ति हर काम को मैनेज करेगा उसको मैनेजर बोलेंगे। जो व्यक्ति हर काम को मैनेज करेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैनेजर के नाम से जानते हैं। मैनेजर वह व्यक्ति होगा जो हर काम को मैनेज करेगा, प्रबंध करेगा। तो प्रबंध क्या है, चलिए यहाँ से देखिएगा। बोलता है प्रबंध पहले पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि प्रबंध दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला है। अगर आपके अंदर ये कला है कि आप दूसरे व्यक्तियों से काम करा सकते हैं, तो आपके अंदर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध बोलते हैं। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति से काम कराते हैं, यानी दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला क्या कहलाती है?
प्रबंध कहलाती है। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला क्या कहलाती है? प्रबंध कहलाती है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला, यानी जहाँ पे दूसरे व्यक्ति से काम कराया जाता है, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बोलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग अदर्स पीपुल टू वर्क। बोलता है मैनेजमेंट एक ऐसा कला है जहां हम दूसरे व्यक्ति से काम कराते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करा रहा है तो दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला को प्रबंध कहते थे। ये पुराना परिभाषा है बाबू लोग, ये ओल्ड डेफिनेशन है, पुराना परिभाषा है, नया परिभाषा ये नहीं बोल रहा है। पुराना परिभाषा ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति से अगर काम कराने की कला आपके पास है, आप दूसरे व्यक्ति से किसी काम को करवा लेते हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे मैनेजर हैं और आपके अंदर मैनेजमेंट की कला है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। नया डेफिनेशन क्या है? न्यू डेफिनेशन क्या है? तो न्यू डेफिनेशन ये सब है। बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट या डिस्क्रीट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बोलता है एक ऐसी प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर प्लानिंग शामिल होता है, ऑर्गेनाइजिंग शामिल होता है, इम्प्लीमेंटिंग शामिल होता है, कंट्रोलिंग शामिल होता है। कोई दिक्कत है? बोलता है कि अगर आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को, बिजनेस के काम को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं या कंट्रोलिंग करते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने बिजनेस में मैनेजमेंट लगा रखा है। प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया, सेपरेट प्रोसेस है जिसके अंदर नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है। अगर इतने सारे काम आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके बिजनेस में मैनेजमेंट लागू है। प्रबंध, नीचे एक और परिभाषा है पीटर एफ ड्रकर का, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है। बहुउद्देशीय मतलब प्रबंध में बहुत सारे उद्देश्य शामिल होते हैं। तो ऐसा तंत्र है जहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे होंगे। अच्छा बताइए, एक अच्छा मैनेजमेंट अगर लगेगा, एक अच्छा बढ़िया मैनेजमेंट लगेगा, तो उसके बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जैसे अभी झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार के स्कूलों में प्रबंध की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, उसके पास सब कुछ है। झारखंड सरकार के पास ज़मीन है, स्कूल भी है बना हुआ है, बेंच डेस्क भी लगा हुआ है, रिसोर्सेज भी लगे हुए, टीचर्स भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन सही से पढ़ाई नहीं हो रही। इसके अंदर क्या दिक्कत आ रहा है कि कुछ नहीं कर, कमी है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? प्रबंध। अगर कोई बढ़िया से प्रबंध करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो वही स्कूल बहुत अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसका मतलब है कि जितने स्कूल्स है उसमें एक मैनेजमेंट की कमी है, प्रबंध करने की कमी है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा वहाँ, निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो जब निर्णय लेने की कमी हो जाएगी तो ऐसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बताइए, सरकारी स्कूल में अगर मैनेज कर दिया जाए तो कितने सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। तो सरकारी स्कूल में अगर ऊपर से कोई आईएएस ऑफिसर बैठ के बहुत टाइट कर दे व्यवस्था को, बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगे, तो पहला ये सुधर सकता है कि जो हमारे राज्य के सरकारी टीचर हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उनका क्वालिटी भी बढ़ेगा, स्टूडेंट भी अच्छा क्वालिटी का निकलेगा, रिजल्ट अच्छा होगा, लोग रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, देश के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल होगा, जो मशीनरी फिजिकल रिसोर्सेस है, मशीन है, बेंच है, सबका सही इस्तेमाल होगा। इससे देश को ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा लोग नौकरी करेंगे तो ज़्यादा पैसा झारखंड में आएगा। बहुत सारे उद्देश्य झारखंड के हैं, जो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, बेईमानी कम हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि हर बहुत सारे उद्देश्य हैं जो पूरा हो जाएंगे अगर एक चीज़ लग गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के लगने से सारे उद्देश्य क्या होते हैं? पूरे हो जाते हैं। एक और देखिए फिर वही, प्रबंध की आधुनिक अवधारणा को मानव और अन्य संसाधनों के प्रभावी और कुशलता पूर्वक उपयोग के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी प्रबंध को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रबंध की आधुनिक अवधारणा को मानव और अन्य संसाधनों के प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपयोग के माध्यम से विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी याद रखना है कि नियोजन क्या है? तो प्लानिंग इन मीन्स, सॉरी, हम लोग अगर देखें तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं। किससे संबंधित? तो भैया अगर अलग अलग मैनेजमेंट से में अलग अलग बात से रिलेटेड में डिसीजन लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया अब आपको? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग है ना, निर्णय लेना। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। अब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्शन अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं बताइए? अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसको उत्पादन प्रबंध बोलते हैं,
उत्पादन प्रबंध जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें किससे संबंधित निर्णय लेते हैं? तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में है, जो डिसीजन लिया जाता है वो किससे संबंधित लिया जाता है? प्रोडक्शन से संबंधित। बोलता है कि अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन लेंगे। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग से संबंधित डिसीजन लेंगे। अब कोई व्यक्ति मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, विपणन प्रबंध बोलते हैं लोग, तो बताइए मार्केटिंग मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति किससे संबंधित डिसीजन लेगा? मार्केटिंग से संबंधित। अब क्या डिसीजन लेगा उसको समझिएगा। मैनेजमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है वो क्या डिसीजन लेगा? मार्केटिंग से संबंधित वो डिसीजन लेगा कि किस सामान को मार्केट में बेचना है, किस सामान को नहीं बेचना है, कितना डिस्काउंट देना है, कितना नहीं देना है, लक्की ड्रॉ लगाना है कि नहीं लगाना है, डिस्काउंट ऑफर लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सब डिसीजन लेगा मार्केटिंग मैनेजर। अगर मान लीजिए सामान को सर बाई टू गेट वन करना है, तो बाई टू गेट वन कौन करेगा? बेचने वाला थोड़ी करेगा, वो मैनेजर ना करेगा। मैनेजर बोला ठीक है इस सामान को बाई टू गेट वन में बेच दो। तो जो भी डिसीजन मार्केट से रिलेटेड होगा, कैसे प्रचार करना है, किससे प्रचार करवाना है, कैसे मार्केटिंग करना है लोगों तक, कैसे अपने प्रोडक्ट को, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, कि कस्टमर का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातों से संबंधित जो भी डिसीजन होता है जो मार्केट से रिलेटेड है, सामान का नाम क्या रखेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कहाँ पे ऐड चलाएंगे, किस तरह से ऐड चलेगा, इस तरह का जितना भी सवाल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बाजार से रिलेटेड है, वो डिसीजन कौन लेता है? मार्केटिंग मैनेजर लेता है। कौन लेता है? मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन लेता है मार्केटिंग से रिलेटेड। प्रोडक्शन मैनेजर किससे रिलेटेड डिसीजन लेता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन मतलब सामान बनेगा कैसे, तो बताइए कच्चा माल कहाँ से आएगा, सामान कैसे तैयार होगा, सामान तैयार होते समय मशीनरी कौन कौन सी चाहिए, लेबर किस ग्रेड के चाहिए, मटेरियल किस ग्रेड का चाहिए, अच्छा क्वालिटी का चाहिए, मीडियम क्वालिटी चाहिए, ख़राब क्वालिटी चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेता है? प्रोडक्शन मैनेजर। उसी तरह से हर फील्ड के अपने अपने मैनेजर होते हैं जो अपने फील्ड से संबंधित निर्णय लेते हैं, जो अपने क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेते हैं, जिसके वो एक्सपर्ट होते हैं। तो हर फील्ड के अपने अपने मैनेजमेंट है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर है, वो पैसे से संबंधित डिसीजन लेगा कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है। ये सारे सवालों का जवाब जो है वो फाइनेंस मैनेजर देगा। उसके अलावा नीचे आता है प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा नीचे आता है पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर मतलब होता है एम्प्लॉई मैनेजर। ऐसे मैनेजर्स जो कि अपने पर्सनल से रिलेटेड होते हैं, वैसे मैनेजर्स को हम लोग यहाँ लिखे हैं जो वर्कर के बातों को ध्यान रखते हैं, यानी जो वर्कर के कामों को मैनेज करते हैं उसको पर्सनल मैनेजर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे मैनेजर होते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उससे संबंधित डिसीजन लेते हैं। इसलिए मैनेजमेंट का मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग। तो हर मैनेजर अपने अपने बात से संबंधित डिसीजन लेता है, यानी एक मैनेजर एक ही चीज़ से संबंधित डिसीजन ले सकता है, एक से ज़्यादा बातों से संबंधित डिसीजन नहीं ले सकता। मैनेजमेंट में एक बात बड़ा अच्छा लिखा जाता है कि मैनेजमेंट कैसे बनता है, तो मैनेजमेंट बोलता है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस का कॉम्बिनेशन, प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी, तीनों को अगर जोड़ देते हैं यानी प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी इक्वल टू मैनेजमेंट हो जाता है। तो मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? तीनों को जोड़ दीजिएगा, फॉर्मूला है याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला क्या है? प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी इक्वल टू मैनेजमेंट। प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी इक्वल टू मैनेजमेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या अंतर है। आप लोग सुने होंगे कि बोलता है लोग कि कोई बहुत इफेक्टिव वर्क करता है और बहुत इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी और इफेक्टिव में क्या अंतर है? एक का हिंदी होता है प्रभावशीलता और एक का हिंदी होता है कार्य कुशलता। कुशलता इसको हम लोग बोलते हैं। तो कुशलता और प्रभावशीलता में क्या अंतर है? तो पहले बेसिक चीज़ को समझिएगा। प्रभावशीलता का मतलब क्या होता है? प्रभावशीलता का मतलब होता है कि काम को समय पर पूरा करना। अगर आप अपने काम को टाइम पर पूरा कर देते हैं तो बोला जाता है कि आप इफेक्टिव पर्सन हैं। आप जब भी बोलते हैं तब आप पूरा कर देते हैं। और इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि कम से कम लागत में, कम से कम लागत में सामान को बना देना। अगर आप अपने सामान को कम से कम लागत में बना देते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपके पास क्या है? अगर कम से कम लागत में आप बना देते हैं तो आपके पास क्या क्या है? इफ़िशेंसी है। आप इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है आपकी। और समय पर अगर पूरा कर देते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस है। तो अगर आप किसी काम को समय पर पूरा कर देते हैं तो आपका इफ़ेक्टिवनेस झलकता है।
और अगर उस काम को कम से कम कॉस्ट में पूरा कर देते हैं तो उसमें आपको इफ़िशियंसी दिखता है। और किसी व्यक्ति के पास या मैनेजमेंट के पास दोनों होना चाहिए, एक वर्कर के पास दोनों होना चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और इफिशियंसी भी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और क्या दिन होना चाहिए, इफिशियंसी भी होनी चाहिए। सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे मैनेजर के पास। दूसरा लिखा उद्देश्य, बोलता है इफिशियंसी यह अंतिम परिणाम के को समय समय पर प्राप्त करने से संबंधित होता है। बोलता है ये फाइनल रिजल्ट को धीरे धीरे प्राप्त करेगा, लेकिन ये बोलता है यह लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित है। यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट जो है एनालिसिस हम लोग करते हैं, इसमें कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। बोलता है मुख्य केंद्र मेन सेंटर क्या है, तो इसका भाई सेंटर ये है कि आप समय पर काम को पूरा कीजिए। बोलता है समय पर लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना और इसका ध्येय होता है, इसका मेन पर्पस होता है टाइम पर आप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, यानी सामान बनाने का जो सिलसिला है उसको समय पर कंप्लीट कर दीजिए। और इसका ये कहना है कि समय जितना लगे लगे कम से कम कॉस्ट में कीजिए, यानी लागत कम करके करिए। समय ज़्यादा लगता है कोई बात नहीं, आराम से करना है, लागत को कम करके करना है। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंसेस है। अब देखेंगे मैनेजमेंट, ये जो डिसीजन मेकिंग लोग कर रहे हैं एमबीए वाले लोग, उसका विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम कैसे जान पाएंगे और क्या इसका विशेषता है। तो सबसे पहला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पे पहले से आपको तय होता है, पहले से लोगों को उसका उद्देश्य पता होता है कि कंपनी क्यों काम कर रही है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब है कि मैनेजमेंट जब आप करेंगे ना तो पहले से आपको लक्ष्य पता होगा कि आप किस लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिना गोल सेट किए आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे अभी आप लोगों का कोई गोल अगर जीवन में नहीं है तो आप कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर किसी को गोल है कि हमको सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, उसका एम है तो मैनेज कर रहा है, वो देख रहा है कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से पोर्शन हमको पढ़ने चाहिए, पूरा प्लान बना रहा है वो। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो जिसका गोल पहले से फिक्स रहेगा वही मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकता है, जिसका गोल फिक्स नहीं वो मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे किसी कंपनी के पास चले जाइए, पूछिएगा आपका गोल क्या है, तो बोलता है कि हम 3 साल के अंदर अभी 1 करोड़ का सेल कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 4 करोड़ का सेल करें। गोल उसका फिक्स है कि 3 साल के अंदर ये बिजनेसमैन 4 करोड़ रुपये का सेल करना चाहता है। लेकिन छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, राशन के दुकानदार हैं, उनका कोई गोल फिक्स नहीं है, कोई भी उनका एम फिक्स नहीं है, किसी तरह का कोई गोल फिक्स नहीं है। तो वैसे दुकानदार का कोई गोल फिक्स नहीं, इसलिए उसको पूछे कि आगे क्या करना चाहते हो, बोलता कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं, बस बिक्री बिक रहा है बिक रहा है बिक रहा है सामान, कोई उसका एम नहीं, कोई गोल फिक्स नहीं। तो ऐसी स्थिति में वैसे जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं पहले टारगेट फिक्स करता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए उसको वो तय करता है, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो जो क्राइटेरिया सेट करता है वही कहलाता है मैनेजमेंट। बोलता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट अभी आपको बता चुके हैं कि मैनेजमेंट एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देता मैनेजमेंट। किसी के पास मैनेजरियल स्किल है, उसके पास मैनेजमेंट का गुण है, तो आप उसको देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। इसलिए लिखा है मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, अमूर्त है, इसको देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट जो है वो कंपोजिट और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंपोजिट मतलब होता है संपूर्ण, और कंटिन्यूस मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो मैनेजमेंट जो है वो कंपोजिट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, यह लगातार चलती निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और संपूर्ण प्रक्रिया है। आगे लिखा है कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब होता है परिवर्तनशील, समय के साथ बदलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध जो है वो समय के साथ बदलने वाली प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। प्रबंध जो है प्रबंध प्राधिकरण का पदानुक्रम है। यानी मैनेजमेंट क्या है, जो सिस्टम है, मैनेजमेंट एक हायरार्की है। मैंने इसमें लिखा रहता है कि सबसे ऊपर कौन बैठेगा, फिर उसके ऊपर जैसे सबसे ऊपर डायरेक्टर है, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा। ये हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रम, पद का अनुक्रम तय रहता है कि सबसे पीछे डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे को एक व्यक्ति बैठेगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, यहाँ सुपरवाइजर बैठता है, यहाँ लेबर होता है। तो ये क्या एक सिस्टम बना हुआ है
कि भैया तुम्हारे ऊपर कोई बॉस, उसके ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस, इसको बोलते हैं हायरार्की, पदानुक्रम, पद का अनुक्रम। तो मैनेजमेंट में पद का अनुक्रम लगा रहता है कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, सब ऊपर से नीचे, यानी मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक का पूरा प्रोसेस है। और बोलता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह व्याप्त, ऑल परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव मतलब होता है सभी जगह व्याप्त है। क्या मैनेजमेंट केवल इंडस्ट्री में लगता है, मैनेजमेंट केवल बिजनेस में लगता है, या मैनेजमेंट हर जगह लगता है? तो बोला जाता है कि मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, हर जगह लगता है। मैनेजमेंट हमारे ट्यूशन सेंटर में भी लगा हुआ है, मैनेजमेंट आपके घर में भी लगा हुआ है, मैनेजमेंट मतलब रास्ते में आप चलते हो वहाँ भी मैनेजमेंट है। जैसे रास्ते में आप चलते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। देखिएगा जब बड़े शहर में आप चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, भीड़ आ रहा है लेकिन कोई जाम नहीं लगता है। ट्रैफिक सिस्टम इतना अच्छा बनाया गया है कि कोई जाम नहीं लगेगा, आसानी से लोग पास हो जा रहे हैं, जाम का कोई लफड़ा नहीं है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ किया हुआ है। आपके घर में देखिएगा, घर में भी मैनेजमेंट होता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। जब घर में मैनेजमेंट होगा ना तो घर घर स्वर्ग जैसा लगेगा। और जहाँ मिस मैनेजमेंट रहता है, जहाँ कोई आता पता नहीं, कोई सामान कहीं भी फेंक दे रहा है, वो घर नहीं, वो कूड़ेदान कहलाता है, कचरा खाना कहलाता है। इसलिए मैनेजमेंट आपके घर में भी लगता है, मैनेजमेंट स्कूल में भी लगता है। स्कूल में कैसे मैनेजमेंट लगता है, तो रूटीन जो बनता है उसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। कि तीसरा पीरियड क्लास 3 में कौन टीचर आएंगे, चौथा पीरियड क्लास 3 में कौन टीचर आएंगे, पांचवा पीरियड क्लास 3 में कौन टीचर आएंगे, क्लास 10th में दूसरे पीरियड में कौन जाएंगे, क्लास 9th में दूसरे पीरियड में कौन जाएंगे। वो पूरा प्लान तैयार किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समय को हमने प्रबंधित कर दिया, या उसको क्लास मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में रूटीन बोलते हैं। रूटीन है, क्लास रूटीन। तो ये मैनेजमेंट का ही बोलता है कि मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, केवल बिजनेस में लगता है ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट का प्रयोग हर जगह होता है। इसलिए परवेसिव काम है, सर्वव्यापी कार्य है। आगे लिखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो बोलता है प्रबंध की प्रकृति क्या है। तो प्रबंध 3 तरह का होता है। मैनेजमेंट के कितने नेचर हैं, 3 नेचर है। पहला बोलता है प्रबंध एक कला है। पहला क्या लिखा है, प्रबंध एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट बोला है, प्रबंध एक कला है। कला का मतलब क्या होता है कि स्पेशल स्किल, विशेष गुण जो एक व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे पेंटिंग करना एक कला है, तो एक विशेष गुण है, हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। डांसिंग करना एक कला है, हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। सिंगिंग करना एक कला है, हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो विशेष गुण अगर किसी व्यक्ति के पास है उसको कला कहते हैं। तो प्रबंध भी एक विशेष गुण ही है। जैसे डांसिंग एक विशेष गुण है, हमको अगर अपने अंदर लाना है डांसिंग को तो सीखना पड़ेगा। सिंगिंग एक स्पेशल क्वालिटी है, अगर हमको अपने अंदर सिंगिंग कैपेसिटी को लाना है, हम भी गाना गाएं, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, एक कला है, उसको सीखा जाता है और तब बिजनेस में अप्लाई किया जाता है। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसको लोग सीखता है। इसको सीखने के लिए लोग क्या करता है, इस आर्ट को सीखने के लिए लोग MBA का कोर्स करता है, सीखता है कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ये आर्ट एक गुण, एक क्वालिटी, स्किल अपने अंदर डालता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक गुण है जो हर व्यक्ति अपने अंदर डालता है, सीखता है कि हम इस गुण गुण को अपने अंदर और डेवलप करेंगे। मैनेजमेंट एक साइंस, इसका मतलब हो गया आर्ट का मतलब होता है स्पेशल स्किल, स्पेशल हुनर, जहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने हुनर का इस्तेमाल करके और वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। मैनेजमेंट एक साइंस भी, विज्ञान भी। विज्ञान का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध ज्ञान हो रहा है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अगर ज्ञान हो रहा है तो वो मैनेजमेंट है। किसी भी विषय का जो क्रमबद्ध ज्ञान हो रहा है ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो साइंस में जैसे क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, साइंस में क्या होता है, सारा का सारा नॉलेज सिस्टमैटिक होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी सारा नॉलेज सिस्टमैटिक होगा। पहले जैसे आप प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, फिर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट में भी सारा काम सिस्टम से होता है और साइंस में भी सारा काम सिस्टम से होता है। इसलिए मैनेजमेंट को लोग साइंस कहता है क्योंकि साइंस में जैसे सारे काम सिस्टमेटिक होते हैं वैसे मैनेजमेंट में भी सारे काम क्या होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को ही साइंस कहा जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। आज के समय में मैनेजमेंट प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशन मतलब पेशेवर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशा। जैसे आज डॉक्टर अगर कोई मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो पहले लोग सरकारी नौकरी करता था, अब लोग सरकारी नौकरी ना करके अपना खुद का क्लिनिक खोलता है। तो अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जो खुद का क्लिनिक खोल रखा है, इसका मतलब वो प्रोफेशनल है, इसको बोलते हैं पेशेवर। अगर कोई डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल रखा है तो उसको पेशा बोलते हैं, वो पेशेवर व्यक्ति है। वो अपना क्लिनिक में, उसके क्लिनिक में जाइए, इलाज कराना है तो उसके क्लिनिक में जाइए, उसको पैसा दीजिए, वो इलाज करेगा और पैसा लेगा, दैट्स ऑल। वो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं पेशेवर व्यक्ति, प्रोफेशनल पर्सन। तो जो प्रोफेशनल पर्सन होगा, पेशेवर व्यक्ति होगा,
तो मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। आज के समय में एमबीए करके लोग अपना ऑफिस खोलता है और बोलता है कि अगर आपको मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, प्रबंध का सपोर्ट चाहिए, तो मेरे यहाँ आइए, हमारा जो पैसा है वो भरिए, हम आपको मैनेजमेंट सपोर्ट देंगे। अब मान लीजिए हमारा ट्यूशन ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम जाएंगे ना किसी एमबीए वाले के पास, जो प्रोफेशनल है, जो इस फील्ड का मास्टर है, उसके पास जाएंगे, बताएंगे सर ऐसा ऐसा बात है, हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो वो हमको ट्रिक देगा, टूल्स बताएगा, और वो बताएगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यही कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, ये एक क्वालिटी है जो सीखना पड़ता है, और यहाँ से पैसा भी अच्छे से कमा सकते हैं। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसके जरिए आप प्रोफेशनल बन के और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, पेशेवर व्यक्ति बन के अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। इसलिए आज के समय में, वर्तमान समय में, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में माना गया। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माने हम लोग, एक पेशा माने हैं। आज का क्लास हम लोग यही, थ्योरी के क्लासेस ज़्यादा लंबा हम नहीं लेंगे, क्योंकि थ्योरी के क्लासेस अगर ज़्यादा लंबा लेंगे तो 2-3 क्लास में निपट जाएगा एक चैप्टर। तो हम लोग आराम से आधे घंटा का क्लास लेंगे, 30 मिनट का काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि थ्योरी के क्लासेस ज़्यादा पढ़ने में सबको नींद भी आता है। तो इसलिए थ्योरी के क्लासेस सबके 30 मिनट से ज़्यादा का कभी नहीं रहेगा। क्लासेस थोड़ा सा कम होगा, आराम से ब्रेक लेके पढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।